वक्त हो गया न्यूज रूम का, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं दिन की हर खबर, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आगे आपको दिखाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कैसे बन गए हैं सबसे महंगे किराएदार, और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। लेकिन पहले आज की ब्रेकिंग स्टोरी। नेस वाडिया के खिलाफ बदसलूकी के मामले में फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने आज वानखेड़े स्टेडियम जाकर अपना बयान दर्ज करा दिया है। आपको याद ही होगा 2 हफ्ते पहले प्रीति ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और उद्योगपति नेस वाडिया पर गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी और उसके बाद विदेश चली गई थी। तो 2 दिन पहले ही विदेश से लौटी हैं और आज मुंबई पुलिस ने वानखेड़े स्टेडियम में उनका बयान दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने उनसे उस मामले में भी पूछताछ की है जिसकी शिकायत नेस वाडिया के पिता ने की थी, नुस्ली वाडिया ने। क्योंकि नुस्ली वाडिया को आपको याद ही होगा, डॉन रवि पुजारी ने फोन पर धमकी दी थी और प्रीति को परेशान न करने को कहा था। और जानकारी के साथ वानखेड़े स्टेडियम से हमारे संवाददाता सिद्धांत जुड़ गए हैं। सिद्धांत, जरा बताइए क्या हुआ इस पूछताछ में? देखिए, आपको बता दें, प्रीति तकरीबन 2.5 घंटे तक बीसीसीआई की बिल्डिंग में रही थी। बताया जा रहा है दूसरे माले पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया एंटी एक्सटॉर्शन सेल और मुंबई पुलिस ने। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने तकरीबन 18 से 20 सवाल पूछे प्रीति जिंटा से, जो कि आपको न्यूज 24 पहले भी दिखा चुका था। उन सवालों में की अगर बात करें तो प्रीति से सबसे पहला सवाल ये पूछा गया किस जगह पे हुआ, उस वक्त उनके साथ कौन कौन स्टाफ में मौजूद था। क्योंकि प्रीति ने स्टेटमेंट जो पहला प्राइमरी स्टेटमेंट दिया था उसमें प्रीति ने बताया था कि स्टाफ भी मेरे साथ था जिस वक्त मेरे साथ बदसलूकी गई, तो उनसे स्टाफ का नाम पूछा गया और आई विटनेसेस के भी नाम लिखे गए हैं जिनमें कई बड़े लोगों के भी नाम शामिल हो सकते हैं, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं। इसी के साथ प्रीति से यह भी पूछा गया कि जो मेल उन्होंने इससे पहले नेस वाडिया को भेजा था इस पूरे विवाद को, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रीति और नेस का विवाद बैंगलोर में जब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था तब से है, उसके बाद भी हुआ। उसके बाद उन्होंने मेल भी भेजा नेस वाडिया को इस सिलसिले में, तो पुलिस ने उसकी भी कॉपी भरसक मांगी है प्रीति से और उसके बारे में भी डिटेल मांगा है। एक और चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि प्रीति से सीट विवाद भी पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रीति अपने लोगों के साथ बैठी हुई थी जिसपे नेस भड़के। 4 अगर वहां पे ओनर्स है तो उनको कितनी सीट्स मिलती हैं। प्रीति से सब भी पूछा गया कितनी सीट्स अलॉट की गई थी और इसी के साथ साथ अलॉटेड सीट में क्या कोई एक्स्ट्रा सीट भी बुक की गई थी। तो ये तमाम सवाल प्रीति से पूछे गए जो कि डिटेल सवाल हैं जो पुलिस को जांच में आगे मदद करेंगे और ये केस को एक नया मोड़ देंगे, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की जरूरत थी जो प्रीति जिंटा का आज लिया गया। इसी के साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भी प्रीति जिंटा से पूछताछ की। तकरीबन एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 6 से 7 सवाल पूछे जिनमें से आधे से ज्यादा सवालों का जवाब प्रीति ने नो में दिया, क्योंकि प्रीति कहीं ना कहीं अपने आप को डॉन रवि पुजारी के नाम से दूर रखना चाहती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रवि पुजारी का फोन नुस्ली वाडिया और वाडिया ग्रुप को गया था उससे कहीं ना कहीं प्रीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी अंडरवर्ल्ड को लेके। तो प्रीति ने नो का जवाब दिया। जब एक सवाल और पूछा, हालांकि अभी तक वो सवाल नहीं क्लियर हो पाए क्या सवाल थे आखिरकार, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं तो प्रीति ने सीधा कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये प्रीति का स्टैंड था पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के दौरान। प्रीति बहुत ही कॉन्फिडेंट थी अपने लेके, जो हमारे पुलिस के आला अफसरों से बात हुई, प्रीति बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी जब वो करारी अपने एडवोकेट के साथ गई थी। हालांकि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था तो एडवोकेट साथ में नहीं थे, लेकिन जब भी प्रीति को मदद लगती थी तो प्रीति उनकी राय लेती थी, उनके गाइडेंस में हो रहा था। इसी के साथ स्पॉट पंचनामा भी हुआ जिसकी फुटेज न्यूज 24 के पास है एक्सक्लूसिव। स्पॉट पंचनामा में खास तौर पे प्रीति जिंटा को वहां ले जाया गया, उन स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया गरवारे पवेलियन के। इसी के साथ जो कंपाउंड, जो लॉबी की प्रीति बात कर रही जहां उनके साथ बदसलूकी हुई वहां की, तो तमाम जितना भी मुंबई पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी मुंबई पुलिस ने आज वो तब तफ्तीश से पूरा कर लिया है। अब बस आगे की जांच पर निर्भर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अहम विटनेसेस के नाम प्रीति ने आज दिए होंगे, आई विटनेसेस के नाम, हालांकि नाम पहले भी सामने आ चुके हैं। सिद्धांत बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धांत बहुत बहुत शुक्रिया। काफी डिटेल में आपने बताया कि वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई के दफ्तर में आज प्रीति जिंटा ने जब नेस वाडिया के खिलाफ अपनी शिकायत में अपना बयान दर्ज कराया है, उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। अब देखना यह है कि गवाहों की जो सूची, जो लिस्ट प्रीति जिंटा ने दी है, उनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कब करती है और इस केस में आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साईं बाबा पर देश में घमासान मच गया है। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ साईं भक्तों ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है और जगह जगह उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। शंकराचार्य ने कल साईं बाबा पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि साईं भगवान थे ही नहीं, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शिरडी में साईं पूजा के नाम पर बिजनेस चल रहा है और यह हिंदू धर्म को बांटने की विदेशी साजिश है। आज केस दर्ज होने के बाद भी शंकराचार्य अपने बयान पर कायम रहे, बल्कि एक कदम आगे जाकर बोले
कि जो लोग साईं की पूजा करते हैं उन्हें हिंदुओं के बाकी देवी देवताओं को पूजना बंद कर देना चाहिए। साईं राम साईं राम। शिरडी वाले साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ देश भर के साईं भक्तों ने मोर्चा खोल दिया है। शिरडी में साईं भक्तों ने स्वरूपानंद सरस्वती पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं बनारस में साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला दहन किया। बरेली में सभी धर्म के साईं भक्तों ने हवन कर शंकराचार्य स्वरूपानंद को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। लोगों के विरोध के बावजूद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं बाबा पर दिए अपने विवादित बयान पर कायम है। शंकराचार्य जी के कथन से उनकी दुकान बिगड़ रही, इसलिए वो लोग उत्तेजित हो रहे हैं। हम लोग उत्तेजित नहीं होंगे, और अगर वो हमारे पुतले जलाते हैं और क्या हमको स्वयं भी जला दे तो हम उसके लिए कोई हिंसा का आश्रय नहीं लेंगे। साईं के जो भक्त हैं वो कुछ करोड़ लाखों में होंगे, करोड़ में भी नहीं है, तो हमें उनसे क्या डर। शिरडी के साईं बाबा को लुटेरा और हिंदू धर्म को बांटने वाला बताने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और साईं भक्तों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शंकराचार्य अपने विवाद बयान पर कायम है और उन्होंने एक बार फिर साईं बाबा पर सवाल उठाया है। उन्होंने हमसे पूछा कि जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो आके हमारे यहाँ मिलावट करते हैं, धियो जो न प्रचोदयात की जगह साईं जो न प्रचोदयात करते हैं, साईं नमः शिवाय कहते हैं, तो ये मिलावट की बात जो है हमको पसंद नहीं है। शंकराचार्य ने फिर कहा कि एक अरब हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूजा भगवान की करो, इंसान की नहीं। हरिद्वार से पंकज कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तेरा नाम है अधारा। दिल्ली के कॉलेजों में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, इस पर आज भी दिन भर ड्रामा चलता रहा। बल्कि हफ्तों बाद धमकी, इस्तीफा, साजिश और पुलिस कचहरी तक पहुंच गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से एडमिशन रुके हुए हैं और अधर में लटके हैं लाखों छात्रों के भविष्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के ग्रेजुएट कोर्स को लेकर आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कोर्स को लेकर ड्यू और यूजीसी आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं कोर्स के विरोध और समर्थन में छात्रों और टीचरों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज दोपहर में खबर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद समाज सेवी मधु किश्वर ने दावा किया कि वीसी दिनेश सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कल वो गए थे स्मृति ईरानी जी से मिलने, 1 घंटे तक उन्हें बाहर बिठाए रखा गया और स्मृति ईरानी उनसे मिली नहीं। There is lot of pressure on him to resign. मधु किश्वर ने यूजीसी और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु किश्वर का दावा है कि वीसी दिनेश सिंह पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। यूजीसी के अधिकारियों ने उन्हें धमकाया भी है कि अगर बात नहीं मानी तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहाँ पे वेद प्रकाश जी जो यूजीसी के हैं, उन्होंने बोला वीसी को कि आप देखिए रास्ते से हट जाइए, क्योंकि नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज के कागज तैयार हैं और आपके खिलाफ केस दर्ज होने जा रहा है, मानी क्रिमिनल केस दर्ज होने जा रहा है, एफआईआर दर्ज होने जा रही है और आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। मधु किश्वर के आरोपों के बीच मानव संसाधन मंत्रालय ने दावा किया है कि ड्यू के वीसी दिनेश सिंह का इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। खबर ये भी है कि इस्तीफे पर सस्पेंस के बीच प्रोफेसर वीसी सुदेश पचौरी ने दिनेश सिंह से इस्तीफा नहीं देने की अपील की है।
इस बीच ड्यू यूजीसी विवाद कोर्ट में भी पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है। हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया है। उम्मीद है कि कोर्ट कल इस मसले पर सुनवाई करे। 4 साल के पाठ्यक्रम पर जारी गतिरोध का असर दाखिले पर भी पड़ा है। मंगलवार को पहली कट ऑफ लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। प्रभाकर मिश्रा के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश को कड़वी मोदी सीन की पहली डोज आज रात से पीनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अच्छे दिन के वादे पर सवार सत्ता में आए मोदी ने कड़वी दवा की दूसरी डोज भी तैयार कर ली है। रेल किराए और चीनी के बाद गैस भी जल्दी ही महंगी होने वाली है। मोदी सरकार के कड़वी दवा का पहला डोज आज रात से रेल मुसाफिरों को मिलेगा। रात 12 बजे के बाद मुसाफिरों से 14.2% बढ़ा हुआ किराया रेलवे वसूलेगी। अगर आपने टिकट पहले बुक करा रखा है तो बढ़ी हुई राशि ट्रेन में ही आपसे वसूली जाएगी। महज 29 दिन पुरानी मोदी सरकार पहले डोज के साथ दूसरे डोज की भी तैयारी कर रही है। खबर है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 5 रुपए प्रति महीने बढ़ने वाली है। किरासन तेल की कीमत में भी 1 रुपए प्रति महीना इजाफा होने वाला है। चीनी के दाम में 2 से 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। हैरत इस बात की है कि रेल किराया बढ़ाने से लेकर तेल तक, गैस के दाम बढ़ाने से लेकर चीनी आयात के फैसले तक मोदी सरकार महंगाई का सारा ठीकरा यूपीए सरकार के सिर फोड़ रही है। हमें महंगाई की विरासत मिली है। नाकामियों के निशान मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम उठाने जरूरी है। महंगाई बढ़ने से एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना भी बेचैन है, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। बहरहाल असलियत की जमीन पर मोदी सरकार बेहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर उसके पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल सबसे महंगे किराएदार बन गए। जी हां, सरकारी घर छोड़कर कपिल सिब्बल ने दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में एक आलीशान बंगला किराए पर लिया है, जिसका महीने का किराया 16 लाख रुपए। जी हां, 1 महीने का किराया एक बंगले के लिए 16 लाख। इस हिसाब से 1 साल में सिब्बल इस बंगले के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का किराया देने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कपिल सिब्बल बन गए हैं सबसे महंगे किराएदार। लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट हारने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से सांसदों वाला सरकारी बंगला छिना तो सिब्बल ने दिल्ली के पौष इलाके में तलाश लिया किराए का मकान। सालीशान बंगले के लिए सिब्बल मकान मालिक को 1 करोड़ 92 लाख रुपए सालाना देंगे। सिब्बल को 1 महीने का किराया करीब 16 लाख रुपए पड़ेगा। इस कीमत पर यह बंगला दिल्ली के सबसे महंगे किराए वाले मकानों में शामिल हो गया है। सिब्बल का किराए का बंगला 1259 स्क्वायर यार्ड में फैला है। बिजनेसमैन सिद्धार्थ सरीन का है बंगला। घर का किराया 1 करोड़ 92 लाख रुपए सालाना है। सांसद रहते हुए मिले 3 मूर्ति रोड पर बंगले को कपिल सिब्बल जल्द खाली कर देंगे। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को सिब्बल दिल्ली के जोरबाग इलाके के इस किराए के बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। एक जोरबाग पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का अब ये नया ठिकाना होगा। 19 तीन मूर्ति मार्ग से यहाँ पे शिफ्ट करने का फैसला कपिल सिब्बल को चांदनी चौक से चुनाव में हारने के बाद लेना पड़ा है। इससे पहले कहा जाता था कि ये बंगला फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का था और शाहरुख खान ने इस बंगले को दिल्ली के एक बिजनेसमैन को बेच दिया और दिल्ली के बिजनेसमैन से कपिल सिब्बल ने ये मकान किराए पर लिया है। लुटियन जोन के इस बंगले में सिब्बल इसलिए भी शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की कोठी इस बंगले के ठीक बगल में है। कपिल सिब्बल का ये नया घर उनके वकालत के पेशे के लिए ऑफिस का भी काम करेगा। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कपिल सिब्बल को 16 लाख रुपए महीना इस घर का किराया देना पड़ेगा। हालांकि कपिल सिब्बल से हुई बातचीत में इस बात का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अखबार में जो छपी खबर है और जो किराए की बात है उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जोरबाग एक वीआईपी इलाका माना जाता है और इस इलाके में जो किराया है वो कपिल सिब्बल को कितना देना पड़ रहा है ये कपिल सिब्बल और इस मकान के मालिक को ही पता होगा। लेकिन अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस मकान का किराया 16 लाख है और कपिल सिब्बल अब इसी मकान में रहेंगे। सिर्फ कपिल सिब्बल ही ऐसे नहीं है जिन्हें सरकारी बंगला छोड़ने को कहा गया है। यूपीए सरकार के टॉप मंत्रियों समेत कुल 265 लोकसभा सांसदों को चुनाव हारने के बाद सरकारी आवास छोड़ने के लिए कहा गया है। सिब्बल को तो किराए का मकान मिल गया, लेकिन बाकी पूर्व सांसदों की तलाश जारी है।
रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इराक में सुन्नियों का आतंकी गुट ISIS हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा है। वो ना तो शियाओं को छोड़ रहा है और न ही सरकार से जुड़े किसी आदमी को। अब खबर यह है कि जिस जज ने 7 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई थी, उसे भी आतंकियों ने, उस जज को आतंकियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को ISIS आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। सद्दाम हुसैन को 2006 में जज रऊफ अब्दुल रहमान ने फांसी की सजा सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इराक में तेजी से बगदाद की ओर बढ़ रहे ISIS आतंकियों ने 16 जून को जज अब्दुल रहमान को अगवा कर लिया था। आतंकियों ने 2 दिन बाद सद्दाम की मौत का बदला लेते हुए जज रऊफ को सूली पर चढ़ा दिया। कुछ विदेशी न्यूज वेबसाइटों के मुताबिक इराकी सांसद खलील अती ने दावा किया है कि ISIS के आतंकियों ने जज रहमान को मौत के घाट उतार दिया है। सांसद के मुताबिक जज रहमान बगदाद से भेष बदल कर भागने की फिराक में थे, लेकिन आतंकियों के हत्थे चढ़ गए। हालांकि अभी तक इराक सरकार ने मौत की पुष्टि नहीं की है। इराक में सद्दाम हुसैन के केस की सुनवाई कर रहे जज राजगार अमीन से केस छीनकर जज रऊफ अब्दुल रहमान को दिया गया था। जज रहमान एक कुर्द थे। जनवरी 2006 में दिए गए सद्दाम के केस में जज रहमान ने मार्च 2007 में सद्दाम की फांसी पर मोहर लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। यूपी में नदी पर बना एक पुराना पुल आज बस के चढ़ते ही टूट गया। बस पुल के नीचे लटक गई और करीब 40 यात्रियों की जान पर बनाई। एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि अगर पुल जरा और टूटता तो बस यात्रियों समेत नदी में जा गिरती। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे ये बस नदी पर बने लकड़ी के पुल पर हवा में झूल रही है। लकड़ी के पुल के बीच में झूल रही बस किसी भी वक्त नदी में गिर सकती है। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं। दरअसल गोंडा में टेढ़ी नदी पर बने लकड़ी के पुल से बारातियों से भरी ये बस जैसे ही गुजरने लगी तो अचानक ही जर्जर हुआ पुल बीच से टूट गया। पुल के टूटते ही बस बीच में अटक गई। पुल के बीच में बस फंसते ही सफर कर रहे लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि नीचे नदी में पानी बह रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद बस में सफर कर रहे लोगों को निकाला गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। टेढ़ी नदी पर बने इस पुल पर हुए हादसे के बाद 12 गांव के लगभग 25,000 लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के लोगों ने किसी तरह पुल पर फंसी बस को निकाला। चंद्रेश्वर तिवारी, गोंडा, न्यूज 24। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल आज बुरा फंस गया जब उसकी पत्नी ने आकर उसे और उसकी प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस और टीवी कैमरों की मौजूदगी में पत्नी ने कांस्टेबल की प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस दोनों को थाने ले गई। हंगामा, मारपीट और शोर शराबे की ये तस्वीरें दिल्ली के तिलक नगर की। बीवी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में पिटाई करती दिखाई दे रही महिला दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल रोहतास की पत्नी है। रोहतास दिल्ली के ही तिलक विहार पुलिस स्टेशन में तैनात है। कांस्टेबल की पत्नी का आरोप है कि उसका कांस्टेबल पति रोहतास उसे और 2 बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि दोनों इस मकान में हैं, उसने मकान में बाहर से ताला लगा दिया और मौके पर पुलिस को बुला लिया। अभी इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करके इस तिलक नगर फ्लैट में, जो कि इसके नाम है, जो कि इसने अभी मेरी ज्वेलरी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी और कुछ इलीगल काम करके खरीदा है। इसने मुझे धमकी भी दी, अगर ज्वेलरी नहीं देगी ना तो मैं तेरे खिलाफ चोरी का केस लगा दूंगा। आरोपी कांस्टेबल की पत्नी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही अपने पति को पीटना चाह रही थी। रोहतास को तो पुलिस वालों ने बचा लिया, लेकिन उसकी प्रेमिका कांस्टेबल की पत्नी के हत्थे चढ़ गई। कांस्टेबल रोहतास अपनी करतूतों की पोल खुलता देख अपनी पत्नी पर ही चोरी का इल्जाम लगाने लगा। अभी मेरे घर से लैपटॉप और जितनी भी वो नकदी थी सारी
लेके गई है, सबूत मिल जाएगा, लैपटॉप तो इनके घर में मिल जाएगा, नकदी का तो मैं कह नहीं सकता। हालात बेकाबू होते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरह से आरोपी कांस्टेबल और उसकी प्रेमिका को तिलक नगर थाने ले गई। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल रोहतास और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजेश कुमार शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। धोनी इंग्लैंड के दौरे पर हैं, लेकिन इधर उनका एक विज्ञापन उनके लिए मुसीबत बन गया है। धोनी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की परेशानी बढ़ सकती है। धोनी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। विष्णु अवतार वाली इस फोटो को लेकर धोनी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के रूप में नजर आए थे। धोनी के इस फोटो में धोनी के अलग अलग विज्ञापन को दिखाया गया था। फोटो में जूते को भी जगह दी गई थी, जिसके बाद धोनी के खिलाफ हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने धोनी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का फैसला किया है, जहां धोनी की तरफ से पक्ष में रखने के लिए कहा जाएगा। वैसे धोनी तो फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर है, ऐसे में धोनी के वकील या फिर धोनी की तरफ से किसी और को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। साथ ही धोनी की तरफ से इस फोटो पर सफाई भी मांगी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धोनी के इस विवादित फोटो पर आगे क्या फैसला आता है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24।